अरुण एक बहुत ही स्मार्ट और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वह सही फैसले नहीं ले पाता था। ऑफिस में प्रमोशन के मौके आते, लेकिन वह तय ही नहीं कर पाता कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बिजनेस का आइडिया होता, लेकिन वह सोचता रहता कि कहीं नुकसान न हो जाए। यहां तक कि रेस्टोरेंट में भी वह मिनटों तक मेन्यू घूरता रहता, यह तय करने में कि क्या ऑन ऑर्डर करे। फिर एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त रोहित जिंदगी में उससे ज्यादा तरक्की कर रहा था, जबकि मेहनत दोनों बराबर कर रहे थे। अरुण ने रोहित से पूछा, यार, तू हर चीज इतनी जल्दी और सही तरीके से कैसे डिसाइड कर लेता है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचना सीख लिया है। यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल। क्या हम सच में सोचना जानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, या फिर इतना ज्यादा सोचते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग, टर्निंग ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हमें सिखाती है कि सही सोचने का तरीका क्या है। यह हमें बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं, अहंकार, समाज और जड़ता हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अगर हम इन बाधाओं को हटा दें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो अगर आप भी अपनी सोच को तेज, स्पष्ट और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ आइए, क्योंकि सही निर्णय वही लेता है जिसकी सोच साफ होती है। हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सोच को स्पष्ट बनने से कौन रोकता है? हम में से अधिकतर लोग सोचने की प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि हमारी सोच भ्रमित रहती है और हम सही फैसले नहीं ले पाते। किताब के पहले अध्याय द एनिमीज ऑफ क्लियर थिंकिंग में लेखक ने बताया है कि हमारी सोच को धुंधला करने वाले सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इस अध्याय में 6 मुख्य बाधाओं पर बात की गई है: गलत सोचने की आदत, भावनाओं का प्रभाव, अहंकार, सामाजिक दबाव, जड़ता और स्पष्टता की ओर बढ़ने का तरीका। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गलत तरीके से सोचना या बिल्कुल न सोचना। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग या तो गलत तरीके से सोचते हैं या फिर सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हमारी सोच कई बार गलत धारणाओं, अजम्पशंस और जल्दबाजी में लिए गए निष्कर्षों पर आधारित होती है। जब हम किसी विषय पर बिना गहराई से सोचे ही प्रतिक्रिया देते हैं तो यह हमारे निर्णयों को कमजोर बना देता है। गलत सोचने की आदत का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने दिमाग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है, जिससे हम जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं और बिना तथ्यों को जांचे परखे फैसले कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हमें स्पष्ट सोच विकसित करनी है तो हमें अपनी सोचने की आदतों पर काम करना होगा और तर्कपूर्ण, लॉजिकल तरीके से विचार करना सीखना होगा। भावनाओं का प्रभाव। हमारी भावनाएं हमारी सोच पर भारी पड़ती हैं। जब भी हम किसी विषय पर विचार करते हैं, हमारी भावनाएं हमें उस दिशा में धकेलती हैं जो हमें आरामदायक लगती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो चीज हमें अच्छा महसूस कराए वह सही भी हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें आलोचना करता है तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं और इसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं, जबकि हो सकता है कि वह आलोचना वास्तव में हमारे सुधार के लिए की गई हो। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। स्पष्ट सोच का मतलब यह नहीं है कि भावनाओं को खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना होगा कि कब हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोक रही हैं और हमें तर्क पर वापस आना चाहिए। अहंकार का प्रभाव। अहंकार हमारी सोच को बाधित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम हमेशा सही हैं, तो हम नई जानकारी और दूसरे लोगों की राय को स्वीकार नहीं करते। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सोच ही सर्वोत्तम है, लेकिन असल में यह हमें स्पष्ट सोचने से रोकता है। लेखक ने यह समझाया कि जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम गलत धारणाओं को सच मानने लगते हैं
और खुद को सुधारने के बजाय अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों पर सवाल उठाना, नई जानकारी को स्वीकार करना और यह मानना कि हम गलत हो सकते हैं। सामाजिक दबाव। हमारे विचारों पर समाज और हमारे आसपास के लोगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम कई बार अपनी सोच को इस आधार पर बदल लेते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, न कि इस आधार पर कि क्या सही है। लेखक बताते हैं कि सोशल मीडिया, परिवार, दोस्त और सहकर्मी हमारी राय को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार हम केवल इसलिए किसी चीज को मान लेते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग उसे मानते हैं, भले ही वह गलत हो। इसे सोशल डिफॉल्ट कहा जाता है। अगर हमें अपनी सोच को स्पष्ट बनाना है तो हमें यह सीखना होगा कि समाज के प्रभाव से कैसे बचा जाए और अपने मूल्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाएं। जड़ता की आदत। हमारी पुरानी आदतें और सोचने के तरीके हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसे जड़ता कहा जाता है। जब हम लंबे समय से किसी खास तरीके से सोचते आए हैं तो हमारा दिमाग नई चीजों को स्वीकारने से बचने लगता है। लेखक ने उदाहरण दिया कि कई लोग एक ही प्रकार की सोच को अपनाए रखते हैं, भले ही वह गलत क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है। अगर हमें अपनी सोच को स्पष्ट बनाना है तो हमें जड़ता को छोड़कर नई जानकारी और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने पुराने विचारों को चुनौती देते रहना चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए। स्पष्टता की ओर बढ़ना। अध्याय के अंत में लेखक ने बताया कि स्पष्ट सोच की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें तर्क संगत रूप से सोचना सीखना होगा, अपनी भावनाओं और अहंकार को नियंत्रित करना होगा, समाज के प्रभाव से बचना होगा और अपनी जड़ता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर यह सोचें कि आप कैसे सोचते हैं और आपकी सोच किन चीजों से प्रभावित होती है। यह आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको अधिक स्पष्ट और तार्किक सोचने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए हमें किन बाधाओं को पहचानना और दूर करना चाहिए। गलत धारणाएं, भावनाएं, अहंकार, सामाजिक प्रभाव और जड़ता हमारी सोच को सीमित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन पर काम करें तो हम अपनी सोच को स्पष्ट बना सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत और स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरे अध्याय बिल्डिंग स्ट्रेंथ में लेखक ने यह समझाया है कि कैसे आत्मजवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जैसी क्षमताओं को विकसित करके हम न केवल अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इन गुणों को अपनाने के लिए हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए और अपने मानकों को ऊंचा रखना चाहिए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आत्मजवाबदेही। लेखक इस भाग की शुरुआत आत्मजवाबदेही से करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों और फैसलों के लिए जिम्मेदार होना ही असली ताकत है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप न केवल एक मजबूत इंसान बनते हैं, बल्कि अपनी सोच को भी अधिक स्पष्ट और प्रभावी बना पाते हैं। आत्मजवाबदेही का मतलब है कि आप बहाने बनाना बंद करें और अपनी कमियों पर काम करना शुरू करें। लेखक का मानना है कि जब तक आप अपने लिए जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक आप अपनी सोच और जीवन को बदलने में सफल नहीं हो सकते। आत्मज्ञान। अगला महत्वपूर्ण पहलू है आत्मज्ञान। लेखक ने समझाया कि खुद को जानना और समझना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान के बिना आप अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं पहचान सकते। जब आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं तो आप उन पर काम कर सकते हैं, और जब आप अपनी ताकतों को पहचानते हैं तो आप उनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए लेखक ने सुझाव दिया कि हर दिन खुद से सवाल पूछें। आप क्या चाहते हैं? आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं? और आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब खोजने से आपकी सोच और स्पष्ट होगी। आत्मनियंत्रण।
तीसरा महत्वपूर्ण गुण है आत्मनियंत्रण। लेखक ने बताया कि यह क्षमता हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें सही दिशा में उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ट्रिगर्स को पहचानना होगा। जैसे अगर कोई परिस्थिति आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे शांत दिमाग से संभालने का अभ्यास करें। यह आपको एक मजबूत मानसिक स्थिति में रखेगा और आपकी सोच को भटकने से बचाएगा। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल है। लेखक ने आत्मविश्वास को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जो हमें जोखिम लेने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना और उन्हें सफलता के साथ पूरा करना। हर बार जब आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही खुद पर विश्वास रखें कि आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। ताकत को क्रियान्वित करना। लेखक ने इस भाग में बताया कि आपकी मानसिक ताकत का असली परीक्षण तब होता है जब आप इसे क्रियान्वित करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आत्मजवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास विकसित करना ही काफी नहीं है। आपको इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू भी करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हर दिन खुद को चुनौती दें और उन परिस्थितियों में काम करें जो आपकी ताकत का परीक्षण करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपनी मानसिक ताकत का उपयोग करें और उसे पूरा करें। यह आपको न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि आपकी सोच को भी और स्पष्ट करेगा। मानक तय करना। लेखक ने कहा कि अगर आप अपनी सोच और जीवन में सुधार चाहते हैं तो आपको अपने मानकों को ऊंचा करना होगा। उन्होंने समझाया कि उच्च मानक न केवल आपको प्रेरित करते हैं बल्कि आपको बेहतर बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अपने मानकों को तय करने के लिए यह सोचें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आप उसे हासिल करने के लिए क्या करने को तैयार हैं। उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता जरूरी है। आदर्श और अभ्यास। अध्याय के अंत में लेखक ने आदर्शों और अभ्यास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को पहचानें जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, उनके जीवन और उनकी सोच से सीखें। इसके साथ ही अपनी मानसिक ताकत को बेहतर बनाने के लिए नियमित अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी सोच और स्पष्ट होती जाएगी। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मजवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जैसी क्षमताएं विकसित करके हम अपनी सोच को मजबूत और स्पष्ट बना सकते हैं। हमें यह भी सिखाया गया है कि इन गुणों को अपने जीवन में लागू करना और अपने मानकों को ऊंचा रखना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमजोरियां आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और उन्हें मैनेज करना क्यों जरूरी है? तीसरे अध्याय मैनेजिंग वीकनेस में लेखक ने बताया है कि हमारी कमजोरियां हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बाधित कर सकती हैं। इस अध्याय में 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। अपनी कमजोरियों को पहचानना, सुरक्षा उपायों के साथ खुद को सुरक्षित रखना और गलतियों को संभालने के सही तरीके। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अपनी कमजोरियों को जानना। सबसे पहले लेखक ने समझाया कि हमारी कमजोरियों को पहचानना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी कमजोरियों को अनदेखा करते हैं तो हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप उन्हें सुधारने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। लेखक ने बताया कि कमजोरियों को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन अपने कार्यों और विचारों पर गौर करें। सोचें कि आप कहां गलत हो रहे हैं और क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार काम टालते हैं तो यह जानने की कोशिश करें कि इसका असली कारण क्या है। क्या यह डर है, आलस है या समय प्रबंधन की कमी? उन्होंने यह भी बताया कि अपनी कमजोरियों को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं
तो आप उन्हें संभालने के लिए कदम उठा सकते हैं। सुरक्षा उपायों के साथ खुद को सुरक्षित रखना। अगले सेक्शन में लेखक ने सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कमजोरियों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को ऐसी परिस्थितियों से बचाना जहां आपकी कमजोरियां सक्रिय हो सकती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आपको ज्यादा खर्च करने की आदत है तो अपने क्रेडिट कार्ड को घर पर छोड़कर जाएं, या अगर आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है तो स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। ये छोटे छोटे सुरक्षा उपाय आपके व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। लेखक ने यह भी सुझाव दिया कि अपने आसपास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो आपको सही दिशा में बनाए रखे। यह सपोर्ट सिस्टम आपके परिवार, दोस्तों या सहयोगियों का हो सकता है। जब आप किसी गलत आदत में फंसे होते हैं तो ये लोग आपको याद दिला सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गलतियों को संभालने के सही तरीके। अध्याय के अंतिम भाग में लेखक ने गलतियों को संभालने के सही तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गलतियां हमारी सोच और विकास का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन असली समस्या यह नहीं है कि हम गलतियां करते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि गलतियां इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। दूसरा, गलतियों से सबक लें। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। लेखक ने सुझाव दिया कि अपनी हर गलती का विश्लेषण करें और यह सोचें कि आप भविष्य में इसे कैसे टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा मिस कर दी तो यह सोचें कि आपने कहां समय बर्बाद किया और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, खुद को माफ करना सीखें। अक्सर लोग अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और लंबे समय तक पछताते रहते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि पछतावा करने से बेहतर है कि आप खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और संभालना हमारे विकास और स्पष्ट सोच के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि सुरक्षा उपाय अपनाकर हम अपनी कमजोरियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि कमजोरियों को कमजोरी न समझें, इन्हें पहचानें, इन्हें संभालें और इन्हें अपनी ताकत में बदलें। यही प्रक्रिया आपको एक बेहतर इंसान और स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति बना सकती है। हमारे जीवन में लिए गए हर छोटे बड़े निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पष्ट सोच के साथ लिए गए निर्णयों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है? इस किताब के चौथे अध्याय, निर्णय, स्पष्ट सोच का कार्य में लेखक ने बताया है कि कैसे स्पष्ट सोच के जरिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। यह अध्याय हमें एक चरणबद्ध प्रक्रिया सिखाता है जिसमें समस्या को पहचानने से लेकर उससे सीखने तक हर पहलू शामिल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समस्या को परिभाषित करें। सबसे पहला कदम है समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। लेखक का मानना है कि हम अक्सर समस्या को ठीक से समझे बिना ही उसे हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि समाधान भी सही नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या असल में है क्या। इसके लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। समस्या कब शुरू हुई? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका प्रभाव क्या है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो समस्या की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। संभावित समाधान तलाशें। दूसरा कदम है समस्या के संभावित समाधानों की तलाश करना। लेखक ने सुझाव दिया कि किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए दिमाग को खुला रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए रचनात्मक और लचीला होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा है तो इसका समाधान केवल कर्मचारियों को बदलना नहीं हो सकता। आपको यह देखना होगा कि क्या उनकी ट्रेनिंग में कमी है, क्या काम का वातावरण सही नहीं है, या क्या उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करें। तीसरे चरण में
लेखक ने कहा कि आपको अपने संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने यह प्रक्रिया बेहद व्यावहारिक और तार्किक तरीके से समझाई। सबसे पहले हर समाधान के फायदे और नुकसान को तौलें। इसके बाद यह सोचें कि कौन सा विकल्प आपकी दीर्घकालिक जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह देखें कि कौन सा विकल्प आपके करियर के लिए अधिक लाभदायक होगा। लेखक ने यह भी कहा कि मूल्यांकन के समय अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं और आपका निर्णय उन्हीं पर आधारित होना चाहिए। आगे बढ़ें, निर्णय लें। अब बारी आती है निर्णय लेने की। लेखक का कहना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग सही समाधान ढूंढने के बाद भी निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। इसका कारण है असफलता का डर। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्णय लेने में देरी करना भी एक तरह की असफलता है। अगर आपने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है, तो अपने फैसले पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी बताया कि हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। सुरक्षा का मार्जिन रखें। लेखक ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन रखें। इसका मतलब है कि आप संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई नौकरी के लिए अपना वर्तमान काम छोड़ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वित्तीय बैकअप प्लान है। इसी तरह, अगर आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी संभावित जोखिमों का विश्लेषण कर लिया है। यह सुरक्षा का मार्जिन आपके निर्णय को अधिक स्थिर और संतुलित बनाता है। अपने निर्णयों से सीखें। अध्याय के अंतिम चरण में लेखक ने कहा कि हर निर्णय, चाहे वह सही हो या गलत, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उन्होंने यह समझाया कि अपने निर्णयों का विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। अगर आपका निर्णय सफल होता है, तो यह सोचें कि आपने क्या सही किया, और अगर निर्णय असफल होता है, तो इसे एक सीखने का अवसर मानें। यह जानें कि आप कहां गलत हुए और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि एक जर्नल में अपने निर्णय और उनके परिणाम लिखें। यह आपको अपनी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्पष्ट सोच के साथ लिए गए निर्णय न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी भी बनाते हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि हर समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल निर्णय का सामना करें, तो इस प्रक्रिया को याद रखें। समस्या को परिभाषित करें, संभावित समाधान तलाशें, विकल्पों का मूल्यांकन करें, निर्णय लें और सबसे जरूरी बात, अपने निर्णयों से सीखें। यही स्पष्ट सोच और बेहतर जीवन का आधार है। हमारी जिंदगी में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके लिए हम भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में वही चीजें चाहते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं? इस किताब के 5वें अध्याय वांटिंग व्हाट मैटर्स में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो हमारी जिंदगी में असल मायने रखती हैं। इस अध्याय में 4 मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई है। डिकेंस की छिपी हुई सीख, खुशी के विशेषज्ञ, मेमेंटो मोरी का महत्व और मौत से मिलने वाले जीवन के सबक। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डिकेंस की छिपी हुई सीख। लेखक इस सेक्शन की शुरुआत चार्ल्स डिकेंस की कहानी अ क्रिसमस कैरल से करते हैं। उन्होंने बताया कि यह कहानी केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरी सीख है। कहानी के मुख्य किरदार एबेनेजर स्क्रूज, जो एक लालची और स्वार्थी इंसान है, को उनके भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य के अनुभव दिखाए जाते हैं। इन अनुभवों के जरिए स्क्रूज यह समझते हैं कि असली खुशी पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि लोगों के साथ जुड़ने और सही चीजों को महत्व देने में है। लेखक ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगा रहे हैं
जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं? अगर नहीं, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। खुशी के विशेषज्ञ। अगले भाग में लेखक ने खुशी के विशेषज्ञों के विचारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि खुशी के बारे में सबसे बड़ा मिथक यह है कि इसे बाहरी चीजों से पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी या एक बड़ी गाड़ी होगी तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन शोध बताते हैं कि यह खुशी केवल अस्थायी होती है। खुशी असल में एक आंतरिक प्रक्रिया है। लेखक ने सुझाव दिया कि अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: आभार प्रकट करना, सकारात्मक रिश्ते बनाना और अपने उद्देश्य को खोजना। जब आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी का अर्थ है याद रखें कि आप मरेंगे। लेखक ने इस लैटिन वाक्यांश के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु का विचार हमें हमारी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगी, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने रिश्तों को सुधारने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने सपनों को पूरा करने की ओर ध्यान देते हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर यह सोचें कि अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो आप क्या करते। यह विचार न केवल आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा, बल्कि आपको अधिक पूर्ण और संतोषजनक जिंदगी जीने में मदद करेगा। मौत से मिलने वाले जीवन के सबक। अध्याय के अंतिम भाग में लेखक ने मौत से मिलने वाले सबकों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मौत का विचार हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी कितनी मूल्यवान है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेखक ने यह भी कहा कि मौत के बारे में सोचने से हम अपनी गलतियों को स्वीकारने, उन्हें सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि जब लोग अपनी जिंदगी के अंत के करीब पहुंचते हैं तो वे अक्सर उन चीजों पर पछतावा करते हैं जो उन्होंने नहीं की। इसलिए उन्होंने हमें यह सलाह दी कि जो चीजें हम करना चाहते हैं उन्हें अब भी करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है, इसे समझना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है, और जब हम मौत के विचार को अपनाते हैं तो यह हमें हमारी जिंदगी के असली महत्व को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं, सही चीजों को प्राथमिकता दें और अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। यही असली खुशी और संतोष का रास्ता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हैं, समाज के दबाव से बचते हैं और तार्किक रूप से सोचते हैं, तब आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। शेन पैरिश की यह किताब हमें यही सिखाती है कि स्पष्ट सोच किसी जादू से कम नहीं। यह हमें हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से लेकर बड़े जीवन परिवर्तन तक हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपकी क्लियर थिंकिंग को बाधित करती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार किताबों की समीक्षा और उनकी सीख लाते रहेंगे। याद रखें, सोच को साफ करें और जिंदगी को आसान बनाएं।